Hello everyone, my name is Kritika Soni and welcome back to my channel. आज हम एक बहुत ही मुश्किल लगने वाला, बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगने वाला टॉपिक लेकर आए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल न्यू टॉपिक है और मैं ये एज्यूम करके चलूंगी कि आपको इस टॉपिक में कुछ भी नहीं आता, बट ये टॉपिक बच्चों को लगता बहुत मुश्किल है। बट इस टॉपिक से दोस्ती आप लोगों को मैं करवाऊंगी। इस टॉपिक से दोस्ती करने के लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है और मेरी कुछ वीडियोस इसके साथ अटैच्ड हैं जिसमें मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोसीड करूंगी। सारी वीडियोस आप मेरी देखें, सिर्फ उससे आप लोगों को इस चैप्टर से दोस्ती होगी और कुछ नहीं। दोस्ती करने के लिए हम तैयार हैं और बिगिन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम सोचते हैं कि इस टॉपिक से दोस्ती करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी। जैसे ही हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करने की बात करते हैं, मैं आपको उसी के कंटेक्स्ट में एक सिचुएशन क्रिएट करवाती हूँ। अब हुआ क्या, सपोज देयर इज अ पर्सन यू। एक पर्सन है जिसका नाम है यू। ये छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा नहीं है, क्योंकि ये थिंक कर रहा है, ये सोच रहा है एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। टू स्टार्ट अ बिजनेस नाउ, ये पर्सन यू, यू इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। जैसे ही इसने ये सोचा कि मैं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता हूं, एक छोटी सी बात जो इसके मन में आनी स्टार्ट हुई, फिर छोटी सी बात बड़ी हुई, फिर क्वेश्चंस डेवलप होने लग गए। नाउ आई वांट टू से कि क्या क्या क्वेश्चंस इस पर्सन के माइंड में आ सकते हैं। यू के माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आए जैसे ही उसने सोचा कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है। Immediately he start getting some questions in his mind like what should be my profit। एज ऑफ कोर्स, जब भी हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जब भी हम बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, हमारे माइंड में सिर्फ एक पॉइंट सबसे ज्यादा यूनिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे माइंड में आता है और वो है प्रॉफिट। बिजनेस इज मीन फॉर प्रॉफिट। बिजनेस की अर्निंग ही प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट तो सबसे पहले सोचेंगे। जिस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होगा उसी बिजनेस की तरफ जाएंगे। बट हाउ टू कैलकुलेट माई प्रॉफिट, दिस इज अगेन अ मटेरियल क्वेश्चन कि आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करोगे, आपका प्रॉफिट क्या होगा और आप उसे कैलकुलेट कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स आर मटेरियल फॉर माय बिजनेस। मेरे बिजनेस के लिए कौन कौन सी मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। व्हाट मटेरियल थिंग्स आर देयर फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पर्पस के लिए क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिजनेस पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पर्सपेक्टिव हमको सोचने पड़ेंगे। अब डेफिनेटली सी बात है कि क्वेश्चंस के आंसर अपने आप तो नहीं मिलते। अब ये यू एक प्रोफेशनल के पास गया, वेंट टू अ प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल ने ज्यादा कोई बातचीत नहीं करी, उसने डायरेक्टली बोला कि मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। क्वेश्चंस क्या थे, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी, आपकी बिजनेस एंटिटी किस काइंड की है। तो यू ने बताया नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। मींस नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मींस
हम अपने बिजनेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोसेस नहीं कर रहे। जैसे रॉ मटेरियल आता है वैसे ही एज अ फिनिश गुड्स सेल होता है, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। टाइप ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, हमारे बिजनेस में कि, किस टाइप की, किन टाइप्स की कॉस्ट इनकर होती है? आंसर दिया, कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ। टाइप ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड, कौन सी अकाउंटिंग आपने अडॉप्ट की है? जर्नल एंट्री सिस्टम। ऑडिटेबल और नॉट? आंसर इज ऑडिटेबल। प्रोफेशनल को जितने क्वेश्चंस माइंड में एकदम से इमीडिएटली आए, प्रोफेशनल ने सारे क्वेश्चंस पूछे और now professional is ready. So now let's start learning business accounts. अब प्रोफेशनल यू को बिजनेस नहीं, अकाउंट्स नहीं, बिजनेस अकाउंट्स समझाएगा। मीन्स अकाउंटिंग तो है बट वो सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, बिजनेस रिलेटेड अकाउंटिंग है। फाइन, लेट्स मूव। प्रोफेशनल ने बताया कि फ्लो ऑफ अकाउंटिंग क्या आपको पता है? यू सेड सॉरी नहीं पता। प्रोफेशनल ने बताया कि फ्लो ऑफ अकाउंटिंग समझाते हैं कि कैसे अकाउंटिंग का प्रोसीजर फ्लो होता है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज सबसे पहले बनती हैं। जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर अकाउंट या लेजर पोस्टिंग। जर्नल एंट्रीज जब एंटर होती हैं, उन्हीं जर्नल एंट्रीज के बेस पर हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो लेजर पोस्टिंग करने के बाद जो लेजर बैलेंसेस आते हैं उससे हमें ट्रायल बैलेंस मिलता है। सो नाउ जर्नल एंट्रीज फर्स्ट स्टेप, देन लेजर पोस्टिंग, देन ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ? सबको पता है ट्रायल बैलेंस मींस एक ऐसा ट्रायल बैलेंस जिसके अंदर हमारा डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो जाता है मींस कोई भी गलती होने की पॉसिबिलिटी या कुछ भी लॉस अगर इनकर होता है या फॉरगेट करते हैं हम कोई भी एंट्री तो हमें पता लग जाती है। अब ट्रायल बैलेंस तक अगर हमने कोई भी एंट्री फॉरगेट करी है, भूल गए हैं, ओमिशन है, तो हमको पता लग गई। ट्रायल बैलेंस तक अगर हमने कोई भी एंट्री गलत पोस्ट करी है, मींस हमने डेबिट में कुछ और अमाउंट लिखा, क्रेडिट में कुछ और अमाउंट लगा, तब भी वो हमने बैलेंस मैच कर लिया। मींस ट्रायल बैलेंस मींस हमने ट्रायल बैलेंस तक अपनी सारी अकाउंटिंग अभी तक की जो हमने की, जैसे जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, हमारी वो टैली होती है ट्रायल बैलेंस में कि हमने सही जर्नल एंट्रीज की या नहीं की, हमने सही लेजर पोस्टिंग की या नहीं की। ट्रायल बैलेंस तक हमारी गलतियां भी हमारे सामने आ जाती हैं, एक्यूरेसी भी पता लगती है और वो मैच भी हो जाता है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस मैच हो जाता है अगर सब कुछ सही है तो फिर फाइनल अकाउंट्स क्यों आए? नाउ ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा फ्लो ऑफ अकाउंट्स कहता है कि अब हम जैसे हम एक के बाद एक के बाद एक अकाउंट्स ले रहे थे, जैसे कि हमने जर्नल एंट्रीज के बाद ही लेजर पोस्टिंग की, देन लेजर पोस्टिंग के बाद ही हमने ट्रायल बैलेंस करा। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस स्प्लिट हो जाएगा दो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स में। ट्रायल बैलेंस स्प्लिट हो रहा है दो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंट्स में
या स्टेटमेंट में देखते हैं। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस के कुछ बैलेंसेस को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करेंगे और ट्रायल बैलेंस में से ही कुछ आइटम्स को बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। अब क्या क्राइटेरिया होता है ट्रायल बैलेंस में से किन आइटम्स को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाए और किन बैलेंसेस को बैलेंस शीट में लेकर जाए, ये कैसे पता लगेगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही फॉरवर्ड होंगी या मैं कहूं ट्रांसफर होंगी, और ट्रायल बैलेंस में से जितनी भी कैपिटल आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होंगी। अब ट्रायल बैलेंस को हमने स्प्लिट कर दिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में, और इसी को कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइन, ये फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप ट्रायल बैलेंस को स्प्लिट करते हो और बैलेंस शीट में जब आप ट्रायल बैलेंस को स्प्लिट करते हो, तो उस स्प्लिट को, जिन दो अकाउंट्स को प्रिपेयर करके आप स्प्लिट करते हो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जब आप ट्रायल बैलेंस के ही बैलेंसेस को शो करते हो, तो हमारे वो दोनों अकाउंट्स क्या बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनल अकाउंट्स अभी भी थोड़ा सा है, नहीं समझ में आया ठीक से, समझाते हैं। फाइनल अकाउंट्स मींस अभी तक जो हमने देखा कि हम पहले जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बट इन सब को बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल लगता है? ड्यू बेसिस और received basis. So the answer is whichever is earlier. ड्यू और रिसीव में से जो भी पहले हुआ वो हमारा जर्नल एंड लेजर में आएगा, और जर्नल एंड लेजर में आएगा तो ट्रायल बैलेंस में भी आएगा। मींस इन तीनों ही अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त हम कौन सा बेसिस यूज करते हैं? ड्यू बेसिस, ना ही रिसीव बेसिस। जो भी पहले हो गया, मींस लेट सपोज इफ आई एम सेइंग सैलरी, सैलरी ड्यू थी 31 अप्रैल, ये नेक्स्ट ईयर मान लो, फाइन। बट रिसीव हो गई 1 मार्च करंट ईयर मान लो। अब सैलरी ड्यू थी नेक्स्ट ईयर की बट रिसीव हो गई करंट ईयर, मींस सैलरी रिसीव इन एडवांस। नाउ सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस,
अब होगा क्या? सैलरी जो एडवांस में रिसीव हुई है वो नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग करती है, स्टिल हमने उस सैलरी को अपने करंट पीरियड में रिकॉर्ड कर दिया। तो इससे हुआ क्या? हमारा करंट ईयर की स्टेटमेंट बाइज हो गई। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर मींस जो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का था वो एक्सपेंस हमारा जो जो एक्सपेंस हमारा नेक्स्ट ईयर का था वो एक्सपेंस हमारा करंट ईयर में आ गया। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में आया, अब क्या हम अपने करंट ईयर को जब फाइनलाइज करेंगे, जब देखेंगे कि हमने अपने करंट ईयर में सब ठीक से किया नहीं किया या हमारे करंट ईयर की पोजीशन क्या है, तो क्या हमारे करंट ईयर की पोजीशन निकलेगी? करंट ईयर की पोजीशन तो निकलेगी नहीं। क्यों? द रीजन इज कि हमने नेक्स्ट ईयर की भी कुछ ट्रांजैक्शंस को करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करके रखा है। लेट सपोज ये रिसीव करंट ईयर में हुआ, पर वो रिसीव हुआ जो प्रीवियस ईयर की थी। लेट सपोज प्रीवियस ईयर की सैलरी जो प्रीवियस ईयर में ड्यू होनी चाहिए थी या जो प्रीवियस ईयर में ड्यू हो गई थी, वो सैलरी रिसीव हुई है करंट ईयर में। अब प्रीवियस ईयर में तो शो हो गई होगी ड्यू की एंट्री, बट जब वो रिसीव हुई है तो यहां पर रिसीव की एंट्री हुई होगी। अब जब हम जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस करते हैं तो उसमें हम प्रीवियस ईयर का ड्यू तो प्रीवियस ईयर में दिखाते हैं, बट जिस साल रिसीव हुआ है उस साल रिसीव भी दिखाते हैं। अब अगेन प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शंस करंट ईयर में आ गई। करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस नहीं है। अगर मैं इस ट्रायल बैलेंस की बात करूं, इस ट्रायल बैलेंस में सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस नहीं है, इस ट्रायल बैलेंस में प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों ही ईयर्स की ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड हैं। इसीलिए हमने अपना फाइनल अकाउंट्स क्रिएट किया है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ हम ये देखते हैं कि करंट ईयर की क्या सिचुएशन है। अब करंट ईयर की अगर सिचुएशन देखनी है और करंट ईयर की सिचुएशन को समझना है तो हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं? ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो इधर पर्टिकुलर्स आते हैं, देन डेबिट, देन क्रेडिट, और डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मैच्ड होते हैं। फाइन। हुआ क्या? ट्रायल बैलेंस को जब हमने दो टाइप के अकाउंट्स में स्प्लिट किया तो सबसे पहले हमारा बना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हमने बनाई बैलेंस शीट। हमने अब किया क्या? एक्चुअली हमने इस ट्रायल बैलेंस में से जो भी आइटम्स थी उनमें से रिवेन्यू
नेचर और करंट ईयर्स ड्यू ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर लिया। फाइन। रेवेन्यू नेचर एंड करंट ईयर्स ड्यू, हमने दो शर्तों पर अपनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस की आइटम्स को बैलेंस शीट में लाने के क्या क्राइटेरियाज हैं? कैपिटल नेचर, एंड ओनली related to equity, liabilities and assets। मीन्स जिस भी आइटम से ये तीन टाइप की ट्रांजैक्शंस अफेक्ट कर जाएंगी, मीन्स जहां पर भी इक्विटी अफेक्ट कर जाएगी, लाइबिलिटीज अफेक्ट कर जाएगी मीन्स घट या बढ़ जाएगी, और असेट्स अफेक्ट कर जाएंगी मीन्स असेट्स भी घट या बढ़ जाएंगी, वहीं पर हम वही आइटम्स को हम ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। प्लस कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम बैलेंस शीट में ही ऐड करेंगे। फाइन। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी वो ट्रांजैक्शंस ऐड होंगी जिन ट्रांजैक्शंस को हमने इसी साल बियर करना था। फाइन। और बैलेंस शीट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जिनको हमने इस साल बियर करना था पर नहीं कर पाए, तो लाइबिलिटीज में आ जाएंगी और नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड हो जाएंगी, या हमने इस साल करना था और कर लिया तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएंगी, या नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस हमने इसी साल इनकर कर ली तो वो हमारी बैलेंस शीट में आ जाएंगी। फाइन। नाउ क्राइटेरिया क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसका क्राइटेरिया क्या है? एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर आप बच्चे नोट कर रहे हैं तो मेरे साथ नोट करें। रेवेन्यू आइटम्स form a part of the trading and profit and loss account. The capital items helps in the preparation of a balance sheet. Fine. Understood? Let's begin. अब हुआ क्या, आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ट्रायल बैलेंस से आइटम्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं और बैलेंस शीट में पोस्ट होती हैं। नाउ ट्रायल बैलेंस, अब
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना सीखते हैं। फाइन, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, लेकिन अब ये बनता कैसे है इसको सीखते हैं। लेट्स मूव। प्रिंसिपल्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। प्रिंसिपल ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स मीन्स वो प्रिंसिपल्स जिनको फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त हम यूज करते हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कौन कौन सी हैं। मींस यहां पर रिसिप्ट्स इन्वॉल्व है, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की, प्लस कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की ही पेमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। मींस यहाँ पर फोर नेचर की रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हो गई। फोर कैसे हो गई? एक रेसिप्ट है कैपिटल नेचर रेसिप्ट, एक है रेवेन्यू नेचर रेसिप्ट, एक है कैपिटल नेचर पेमेंट्स और एक है रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स। मींस 4 काइंड्स आपको डिस्टिंक्ट करके अपने सामने देखना है। मींस कैसे आप सारी ट्रायल बैलेंस की जितनी भी आइटम्स हैं उनको इन 4 कैटेगरीज में आपको स्प्लिट करना है। 4 कैटेगरीज में आपको देखना है, 4 कैटेगरीज में आपको स्प्लिट करना है। इन मींस आपको सारी ट्रायल बैलेंस की जितनी भी आइटम्स हैं वो 4 कैटेगरीज में स्प्लिट करनी है। रेसिप्ट्स कैपिटल नेचर की, रेसिप्ट्स रेवेन्यू नेचर की, फिर कैपिटल नेचर की पेमेंट्स और रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स। नेक्स्ट, only the income earned and expense incurred in the current accounting period should be accounted for in the current accounting period. Means जो भी इनकम्स आप रिकॉर्ड करोगे या एक्सपेंसेस आप इनकर करोगे, मीन्स जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो या एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, वो सारे किससे रिलेट करने चाहिए? करंट अकाउंटिंग पीरियड से। फाइन, मींस करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही जो भी इनकम अर्न हुई है या एक्सपेंस इनकर हुए हैं, सिर्फ वही आइटम्स को हमें फाइनल अकाउंट्स तक लेके आना है। फाइन, नेक्स्ट, all the different items of income and expenditure should be accumulated under major heads. Means जितनी भी items आपके ट्रायल बैलेंस में हैं उनमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको इस तरीके से ट्रांसफर करने हैं कि सब अपने अपने मेजर हेड्स में ही डिस्क्लोज हो, शो हो। लाइक इनकम एंड एक्सपेंसेस टू डिस्क्लोज द सोर्सेस फ्रॉम विच capital has been raised and the liabilities which are outstanding for payment. Means if I can say outstanding salary, सैलरीज में ऑलरेडी वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैलरी में एडेड है जो हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं करता। तो जब भी कोई ऐसा अमाउंट, ऐसी आइटम जो हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं करती, हमें उसको अपने फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनने देना, हमारे करंट फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनने देना। तो हम करेंगे क्या? सैलरी में ऑलरेडी करंट ईयर प्लस
नेक्स्ट ईयर, दोनों की इंफॉर्मेशन एडिड है, बट हमको नेक्स्ट ईयर वाली इंफॉर्मेशन को माइनस करना है। सो अगर हमें नेक्स्ट ईयर की इन केस एडवांस सैलरी हमें मिली है, तो हमें जब नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को मींस आइटम को मींस वो अमाउंट जो सैलरी में एडेड है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड उसको माइनस करना है, तो हम उसको एक अलग हेड बनाकर शो नहीं कर सकते कि सैलरी डेबिट में है तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी या एडवांस सैलरी का एक अलग हेड बना के क्रेडिट में शो कर दे। नो, हमको सैलरी के ही हेड में माइनस एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर हमको माइनस करना पड़ेगा। फाइन। सो हेड्स में ही डिस्क्लोज करनी है, मेजर हेड्स। अंडर मेजर हेड्स सारी आइटम्स को उनके मेजर हेड्स में ही हमें शो करनी है, डिस्क्लोज करनी है, ताकि रीड करने में या अंडरस्टैंड करने में इजी हो। फाइन। नेक्स्ट, distinct between personal and business income. Now, personal income और business income में आपको डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए। फाइन। पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम अलग अलग होती है। आई थिंक कि ये बात आप सबको पता होगी, अगर नहीं भी पता होगी तो मैं आपको बता दूं कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग ही माने जाते हैं। इस पर मेरी एक अलग से वीडियो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, वो जरूर देखना, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे बिजनेस और ऑनर अलग अलग शो होते हैं। फाइन। आपके अकाउंट्स में आपका ही भले बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, बट स्टिल वो आप उस बिजनेस में आउटसाइडर हैं। आपका खुद का, मेरा खुद का बिजनेस है और मैं ही अपने बिजनेस में आउटसाइडर हूं। अगर मैं अपने बिजनेस में से कोई भी एसेट अपने घर लेकर जाऊंगी तो मुझे बिजनेस में शो करना पड़ेगा, बिजनेस को बताना पड़ेगा कि मैं बिजनेस की कोई आइटम को अपने घर लेकर आई हूं। फाइन। मीन्स पर्सनल इनकम एंड बिजनेस इनकम आर डिफरेंट। ओके। नेक्स्ट, all material information needs to be disclosed which can impact the decision of the user. Means material information जितनी भी बिजनेस रिलेटेड होती है वो हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। इस पर बेस्ड भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, आप मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन। नाउ नोट। अब नोट क्या कह रहे हैं कि फाइनल अकाउंट्स की आप बात कर रहे हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ छोटी छोटी एजम्पशंस लेकर चलना पड़ेगा। एजम्पशन फर्स्ट क्या लेनी है आपने कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होनी चाहिए। याद करो, यू, द पर्सन हुज नेम इज यू, एक पर्सन था जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था और उस पर्सन का नाम था यू। उस पर्सन ने प्रोफेशनल को आंसर किया था जब प्रोफेशनल ने पूछा था व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग और यू आर प्लानिंग टू डू, तो उसने यू ने आंसर किया था नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात हम नहीं कर रहे, यहाँ पर हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात कर रहे हैं। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है, विच मीन्स दोज एंटिटीज विच इज एंगेज्ड इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट विदाउट प्रोसेसिंग ऑफ दोज गुड्स। मीन्स यहाँ पर वो एंटिटीज हैं जो परचेज करती हैं गुड्स को, सेल करती हैं गुड्स को, बीच में मार्जिन उनको मिलता है, परचेज एंड सेल के मार्जिन को वो प्रॉफिट बोलती हैं, और जो आइटम परचेज करी है और जो आइटम सेल करी है उसके बीच में
कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई अपग्रेडेशन नहीं होती। जैसा गुड्स परचेज किया है वैसा ही गुड्स सेल करती हैं। हम उन एंटिटीज की यहाँ पर बात करेंगे। फाइन। नॉन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, non-manufacturing entities sell goods at their original form. Original form means कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। जैसी परचेजिंग थी गुड्स की, या जैसी परचेज के टाइम पर गुड्स की फॉर्म थी, सेम फॉर्म में हम सेल कर रहे हैं गुड्स को। In these kind of business entities, income statements prepare in profit and loss account. Financial position shows in balance sheet. Means हमारे बिजनेस एंटिटी में जब ऊपर की 3 assumptions को आपने फुलफिल कर लिया, तो अब जो आपकी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी वो आपकी प्रिपेयर होगी किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। फाइन। और फाइनेंशियल पोजीशन शो किस में होगी? बैलेंस शीट में। फाइन। आई होप कि आप सब बच्चों को यहां तक का पॉइंट समझ में आया होगा। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है, ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।